हुआ है, जल्दी से आपको बता दें, फिर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका रुख हम करेंगे। इजरायल पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए गए हैं और ये हमले जो कि बड़ा नुकसान, आरपीजी, मैनपैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इन सभी का इस्तेमाल इन हमलों में हुआ है। 27,000 लड़ाके इजरायली बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। माउंट हॉर्मोन, माउंट मेरोन पर भी यहाँ हमले की खबर है। माउंट तेबोर और माउंट अरबेल पर भी हमला किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बेत हमेचेज बाशाज डिवीजन की बैरक पर भी हमले की खबर है। हमले में कई इजरायली सैनिक ऐसे हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अगर किसी पूरे के पूरे ठिकाने को नेस्तनाबूद करना है तो ये बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने हमला किया है और जैसा उसने दावा किया था कि हमला होगा, नुकसान बड़ा होगा, ठीक वैसा ही इस हमले में नजर भी आ रहा है। JS सोढी सर, जो हिजबुल्लाह ने कहा वो कर दिखाया, लेकिन चुप तो उधर बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं बैठेंगे। IDF पूरी तरह से तैयार भी है, सक्षम भी है, ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं। यानी कि इधर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक, उधर IDF की तैयारी। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1990 में जब पहला इंतिफादा चल रहा था, तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरोन ने तब के प्रधानमंत्री इश्तियाक रबिन को कहा था कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा, ये सैनिक तरीके से कभी हल नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा ही वाकया इसी साल 20 जून को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि हमास को खत्म करना नामुमकिन है। जब से ये इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है पिछले साल 7 अक्टूबर से, तब से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बोलता है इजराइल को कि जितना लंबा इजराइल ये युद्ध खींचेगा उतना अपने लिए दिक्कत पैदा करेगा। और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा 2006 में जब इजराइल लेबनान का युद्ध हुआ था, जो कि 34 दिन चला था, 12 जुलाई 2006 से 14 अगस्त 2006 को, तब इजराइल को कोई बड़ी जीत नहीं हासिल हुई थी। वो युद्ध एक स्टेलमेट में खत्म हो गया था, वो भी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के कहने पे इंटरवीन किया था ताकि इजराइल की कड़ी हार ना हो, इजराइल की बेइज्जती ना हो। जो इजरायली सेना एक बहुत अच्छी सेना मानी जाती थी, सब कुछ बदल गया 1973 के बाद। 1973 में योम किपुर युद्ध के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगा कि अब हम पे बड़ा युद्ध नहीं होगा, ये छोटे मोटी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होंगे, उनको हम निपटा लेंगे। और उन्होंने दूसरी भारी गलती की इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, जब उन्होंने अपने सैनिकों की सर्विस विधि कम कर दी। आज की तारीख में एक पुरुष सैनिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस में सिर्फ 36 महीने की नौकरी करता है और एक महिला सैनिक सिर्फ 24 महीने की नौकरी। और इन दो बड़ी चीजों का खामियाजा इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भुगतना पड़ रहा है। आज 9 महीने से ज्यादा हो रखे हैं, ना तो इजराइल हमास युद्ध खत्म होने पे है, ऊपर से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर ताकतवर होके बहुत उन पे अटैक्स कर रहा है। 2006 से लेके आज तक 18 साल में हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स को मैं इसीलिए तो चेतावनी भी बड़ी दी गई और इसीलिए तो शक्तिशाली हमला भी हुआ। लेकिन जैसे इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि अगर हिजबुल्लाह इस तरीके से हमला करता है तो IDF की भी तैयारी है और वो तैयारी नजर आ भी रही है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अलर्ट पर है IDF। खबर यह है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अब की जा रही है। नेतन्याहू के साथ में सेना प्रमुख की बैठक हुई है। खबर ऐसी कि इजराइल 200 किलो बम से कर रहा है बमबारी। इजराइल ने ग्लाइड बम का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ अटैक होगा तो जाहिर सी बात है कि काउंटर अटैक जरूर होगा। बड़ी तबाही के निशान भी इसमें दिखाई देंगे। अगर हिजबुल्लाह पहले जैसा नहीं रहा और ताकतवर समय के साथ हो गया है, तो इधर IDF भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस है और अटैक का जवाब देने के लिए काउंटर अटैक की तैयारी भी IDF के जरिए कर ली गई है, जो कि नजर भी आ रही है। इन सब के साथ ही एक और बड़ा अपडेट है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक को लेकर भी जानकारी है। इजरायली सेना को बनाया है निशाना। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में ये दागे हैं कई रॉकेट। इधर से काउंटर अटैक की तैयारी, इधर फिर से इजरायली सेना को निशाना बनाने की खबर। वेस्ट बैंक में रामल्लाह में ये निशाना बनाया गया। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में रॉकेट दागे हैं, यानी कि सीधे तौर पर इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के इरादे से ये हमला किया गया है। इजरायल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक सामने आया है।
इजराइल पर चौतरफा हमला अभी हो रहा है और इजराइल पर चौतरफा हमलों का मतलब क्या है, किस तरीके से बड़ी तबाही आ सकती है, और अगर इजराइल चौतरफा हमलों को झेल रहा है तो फिर तैयारी क्या है इस पर जवाब देने की, इस पर पलटवार करने की, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी आपके साथ साझा करनी जरूरी कि किस तरीके से यह अटैक हुआ है और ये बड़ा अटैक कैसे बड़ी तबाही अपने साथ ले आया है। 11 जुलाई अशदोद में जब यहां पर हमला किया गया, अशदोद पोर्ट पर इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन हमले से यह अटैक हुआ, यानी कि ड्रोन से हमला किया गया। साथ ही साथ इजरायली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। एलात पोर्ट पर भी दागे हैं कई ड्रोन, पोर्ट पर कई इजरायली जहाजों को नुकसान होने की खबर मिल रही है। यानी कि कोशिश यही कि इजरायल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अशदोद पोर्ट पर ये बड़ी तबाही के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। ये हमला साफ तौर पर बता रहा है कि ना तो हिजबुल्लाह पीछे हट रहा है और उधर आईडीएफ की भी अपनी तैयारी है। वीएन झा सर, जो हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं, इन हालातों के बीच में जिस तरीके के हथियारों का, अत्याधुनिक हथियार मैं कहूँगी कि इस्तेमाल किया जा रहा है, जितने बड़े हथियार होंगे, जितने शक्तिशाली हथियार होंगे, तबाही उतनी ही बड़ी होगी और वो जो रिवेंज लेने की जो हसरत है वो भी तो और ज्यादा बलपूर्वक सामने आएगी, वो भी तो और ज्यादा बड़ी होगी। जी हाँ, क्योंकि ईरान इन सबों के पीछे में है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, या यहाँ पे रेड सी में जो अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे गल्फ ऑफ एडन पे, ये सबों के पीछे बेसिकली ईरान है। और ईरान अपनी जो सारी शक्ति जो है वो झोंक रहा है वन अपमैनशिप जिसको बोलते हैं आर्मी में, उसके पीछे वो दिखाना चाहता है कि हम आपसे ज़्यादा सशक्त हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इसके चलते जो यहाँ से चाहे आप लेबनान की बात कर लीजिए या इराक का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से जो इसराइल के ऊपर में जो लॉन्च हुए हैं हमले, वो नुकसान कुछ किया हुआ है। उतना नुकसान नहीं जितना कि हम लोग सुन रहे हैं कि आईडीएफ का कमांड पोस्ट जो है वो खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो नैरेटिव होती है वॉर की, वो चल रही है। लेकिन हाँ, इसराइल को ये चीज़ महसूस हो गया है कि हमारा जो आयरन डोम है वो बिल्कुल 100% प्रोडक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ पे रॉकेट्स गिरेंगे, मिसाइल्स गिरेंगे, ये उसने रियलाइज किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जो वन अपमैनशिप में है, इसमें अब इसराइल चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है। जो मेडिटेरेनियन है, वहाँ पे यूएस की जो शिप्स हैं, वहाँ उन्होंने अपना जो वर्चस्व है वो बनाए रखा है। रेड सी में भी उनका वर्चस्व है। हाँ, ग्राउंड अटैक जो है, अकेले ग्राउंड अटैक, चाहे वो यमन से आए, ये उस तरफ से आते हैं जहाँ पे कि वो रेड सी होते हुए आते हैं, और वहाँ पे भी जो रेडार यूएस की है, वहाँ पे जो उनकी मिसाइल जो है सी बेस्ड मिसाइल्स, ये उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हैं। लेकिन जो बड़ा सा जो ग्राउंड एरिया है बिल्कुल ईस्ट में, अच्छा, काउंटर अटैक की चूंकि वीएन झा सर हम बात कर रहे थे, एक और बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, लेबनान में इजराइल का बारूदी हमला और इस हमले से हुआ है बड़ा नुकसान। जानकारी दर्शकों को जल्दी से दे दें। सिवाद सर का मैं रुक करूंगी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और अलग अलग इलाकों में आईडीएफ ने की है बमबारी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर। और ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि कैसे बड़े बम धमाके यहाँ देखने को मिले हैं। लेबनान में इजराइल का बारूदी हमला सामने आया है। इजराइल पर जिस तरीके से प्रॉक्सी हमले हुए, उसका जवाब आईडीएफ की तरफ से भी दिया जा रहा है। किस तरीके से प्रॉक्सी हमले हुए और कैसे कैसे यहाँ इजराइल को घेरने की कोशिश हुई, और अब इजराइल को घेरने की कोशिश हुई तो फिर इजराइल ने भी लेबनान पर कर दिया है काउंटर अटैक। ये आप जानिए किस तरीके से प्रॉक्सी हमले अभी तक इजराइल पर सामने आए। हिजबुल्लाह लेबनान के जरिए, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स सीरिया के जरिए ये हमले हुए हैं। ये वो सभी प्रॉक्सी देश हैं जो धीरे धीरे करके सामने आए। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स इराक की तरफ से, और ये जो हमले इजराइल की तरफ हुए उससे इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उतनी ही ताकत और उतना ही सक्षम होकर आईडीएफ ने उस पर काउंटर अटैक भी किया है। एके सिवाद सर, ये एक ऐसा युद्ध का अभी फिलहाल मंजर हम देख रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की निगाहें, ऐसा हो सकता है कुछ देशों के साथ में कुछ देश खड़े हो जाएं, कुछ देशों के सपोर्ट में कुछ और देश खड़े हो जाएं, लेकिन ये जो युद्ध की स्थिति अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि ये युद्ध फैलने के चांसेस इसलिए हैं कि अभी तक जब इजराइल हमास लड़ाई चली हुई थी तो ये फैलने के चांसेस कम थे, क्योंकि हौती रेबल जो थे यमन से वो हमला कर रहे थे और हिजबुल्लाह कुछ ज़्यादा जोरों से हमला नहीं कर रहा था इजराइल पे।
मगर अगर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह हो जाता है और लबनान के अंदर हमला कर देता है इजराइल अपनी आर्मर्ड ब्रिगेड से, तो उसके पीछे नेटो खड़ा हुआ है। ये समझने की कोशिश करो, जब जो इजराइल हमास पे हमला कर रहा था तो ऑफेंसिव के लिए कुछ एक हथियार जो है नेटो नहीं दे रहा था, मगर जब बात आती है इजराइल और हिजबुल्लाह की तो फिर कोई नो होल्ड बार है, इसको सारे हथियार मिलेंगे, नेटो इसके पीछे खड़ा हुआ है। तो ये सच्चाई है कि अब कौन कौन किसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के ही ये मिलिशिया हैं जो प्रॉक्सी, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो होती रेबल हो, हमास हो। हमास सुन्नी है और हिजबुल्लाह और होती रेबल जो एक प्रकार से शिया मिलिटेंट ग्रुप है, इसके साथ साथ इराक और सीरिया से भी होगा। इनकी मदद कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। ईरान खुल के इनके साथ है और कहीं ना कहीं हेल्प जो है रूस से और चीन से भी मिल रही है। तो ये एक इकट्ठे होके हमले का जार देंगे। और दूसरी तरफ से इजराइल के साथ कौन खड़ा है? इजराइल के साथ आप देखें यूरोपियन कंट्री जो नेटो खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। तो ये लड़ाई अगर ज्यादा चलती है तो इसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है जो अभी दिख रहे हैं और इसके पूरे आसार भी दिख रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश टकटकी लगाकर इसलिए भी हैं कि अगर ऐसे ही ये खतरा बढ़ता रहा तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर अभी ये चीजें समझ में आ रही हैं, जिससे दशकों या मुझे लगता है कि सैकड़ों साल कहीं हम पीछे ना चले जाएं। ये चिंता अलग अलग देशों की है। बहुत शुक्रिया। मैं जयेश सोढ़ी सर से माफ़ी चाहूंगी क्योंकि मैं आपका रिएक्शन चाहती थी, वक्त की कमी है। जयेश सोढ़ी सर, वीएन झा सर और AK सिवाज सर, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारी